Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the channel Upgraded Today. In this lecture, we will discuss the next part of the CSS MPT 2024. But before proceeding, हमसे पिछले पार्ट में दो मिस्टेक्स हुई थी. पहले तो सॉरी फॉर दैट, और अभी उनको पहले हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो MCQs जहाँ पे मिस्टेक थी दैट वाज 105 MCQs. यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा पढ़ ले तो द टोटल पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 20.6 सेंटीमीटर. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल. तो अगर हम सेमी सर्कल को ड्रा कर ले, ये टोटल सर्कल आ गया, ठीक हो गया. अगर हम देख ले कि सेमी सर्कल कितना होगा तो वो हाफ आ जाएगा, इसका ये आधा हिस्सा नहीं होगा, ठीक हो गया. तो इसका भी ये जो पैरामीटर है ये टोटल मीन्स कि यहाँ से शुरू होके यूं घूम के फिर और ये भी आ जाता है, तो ये टोटल इसका पैरामीटर है. यहाँ पे अगर हम देख ले तो टोटल पैरामीटर ऑफ द सर्कल हमारे पास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2πr. यहाँ पे हाफ सर्कल हो गया तो दैट मीन्स कि द पैरामीटर्स बिकम πr. तो अभी πr कौन सा है, इधर अगर हम देख ले तो πr सिर्फ ये वाला हाफ सर्कल है, लेकिन साथ में सेमी सर्कल में ये जगह भी होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. इसको आप लोग स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर कर ले. तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ से अगर हम देख ले तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्चुअली. तो टोटल जो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा दैट विल बी इक्वल टू πr प्लस d, ठीक हो गया. तो हम पैरामीटर को इस तरह लिखेंगे. While in the previous video वहाँ पे मैंने सिंपल πr लिखा था, that was actually the mistake, क्योंकि ये पैरामीटर नहीं है. एक्चुअल पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr प्लस d. तो बस बाकी फिर इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको हम कर लेते हैं πr प्लस d. डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस. अगर इससे मैं क्या कर लूँ, रेडियस कॉमन ले लूँ तो पाई प्लस 2 इंटू रेडियस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल पैरामीटर. यहाँ पे अभी अगर क्वेश्चन को हम पढ़ ले तो पैरामीटर कितना गिवन है 20.6. तो यहाँ पे मैं पैरामीटर लिख लूँगा 20.6, और हमने क्या फाइंड करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है. व्हाट इज अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल. तो इसका अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो पाई की जगह क्या वैल्यू पुट करूँगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक हो गया. तो इसकी वैल्यू जब मैं पुट कर लेता हूँ और साथ में r आ जाता है और ये 20.6 अपनी जगह ही आ जाएगा. तो यहाँ से 3.14 प्लस 2 इज इक्वल टू 5.14 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 20.6 आ जाता है, ठीक हो गया. 20.6 डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 5.14 रेडियस इतना आएगा, ठीक हो गया. तो दिस इम्प्लाइज दैट फॉर अप्रोक्सीमेटली जो हमारे हैं तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया. तो यहाँ पे 105 MCQs जो है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विच वी हैव मार्क्ड एज 6.6 विच इज नॉट द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया. चले मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ. लेकिन यहाँ पे भी जो 125 MCQs है इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो आज हम 125 से ही शुरू करते हैं. Rooney has 25 sweets and Tony has 55 sweets. How many sweets should Rooney give to Tony so that Tony has 4 times as many sweets as Rooney? तो यहाँ पे रोनी के पास कितने हैं 25 स्वीट्स है, फिर टोनी के पास कितने हैं 55 स्वीट्स है. लेकिन how many sweets should Rooney give to Tony? तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो अभी रोनी कितने स्वीट्स देगा टोनी को, मीन्स कि r माइनस वो x मैंने लिख लिया कि दिस मच स्वीट्स, इतने नंबर ऑफ स्वीट्स वो देगा. तो r से मीन्स कि रोनी से वो माइनस हमने कर लेना है. ये तो हमने पिछली बार पढ़ा था, ये वही का वही सेम आ गया, ठीक हो गया. सो दैट द टोनी हैज 4 टाइम्स एज मैनी स्वीट्स एज रोनी. तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. लेकिन ये जितने नंबर ऑफ स्वीट्स है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है 3 है, जो भी वैल्यू ये स्वीट्स नंबर ऑफ स्वीट्स जो रोनी देगा तो वो किधर आएंगे, वो टोनी के पास आ जाएगा. सो इसके साथ प्लस x ये वाला
जो हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली प्लस एक्स भी करना था, मीन्स कि रोनी जितने उससे माइनस होंगे, जितने वो देगा तो एक्चुअली वो टोनी के पास ही आएंगे, तो वो 55 में से ऐड होंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे ये प्लस एक्स हमसे वहाँ रह गया था, तो इसी वजह से ये एक मिस्टेक थी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस एक्स सिंपल हमने लिख लेना है, बाकी सेम वही सोल्यूशन है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने रोनी की जगह मीन्स की वही 25 वैल्यू लिख ली, एक्स अपनी जगह आ गया, 4 आ गया, टोनी की जगह 55 प्लस एक्स आ गया। ठीक हो गया, फिर इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 100 माइनस 4x इज इक्वल टू 55 प्लस एक्स आ जाएगा, और फिर 155 इस साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो 100 माइनस 55 इक्वल टू 45, और 4x अगर उस साइड शिफ्ट होगा 4x प्लस एक्स आ जाएगा, 5x इक्वल टू 45, डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 5, so x will be equal to 9. So this was the complete solution of the MCQ number 125. ठीक हो गया, okay, let's move toward the 126. How can the number 45 be divided into two parts such that 4 times one part is 9 less than 5 times the other? अच्छा, तो इसके भी अगर हमने सोल्यूशन करना है तो क्या होगा कि हमने यही जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट करना होगा मैथमेटिकल फॉर्म में, जो पहले से हम करते आ रहे हैं। तो 45 को हमने डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट एक्स एंड वाई बी द टू पार्ट्स। तो इन दोनों में मैंने डिवाइड किया, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो क्या आएगा 45, ये तो एक स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पर हमारे पास क्या है कि वो दो पार्ट्स किस तरह से होंगे, सच दैट 4 टाइम्स 1 पार्ट इज 9 लेस देन 5 टाइम्स। 4 टाइम्स 1 पार्ट, तो मैं अगर x को 4 टाइम्स कर लूँ, ये एक पार्ट है, सो 4 टाइम्स 1 पार्ट इज 9 लेस देन, तो ये क्या होगा 9 लेस होगा, मीन्स कि माइनस 9 होगा, इज 9 लेस देन 5 टाइम्स द अदर, सो 5 टाइम्स द अदर पार्ट मीन्स कि 5y माइनस 9 इक्वल टू 4x। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दो इक्वेशंस आ गए, और ये इक्वेशंस जब हमने लिख लिए तो इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वो कैसे, क्योंकि अभी हमने क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन फाइंड करना है इसका, कि अभी हाउ कैन नंबर, तो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। दो इक्वेशंस है और दो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स है, तो इन दोनों का अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, सिंपल सा इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सिंपल अगर इसको, ये दूसरा जो इक्वेशन है इसको मैं लिख लेता हूँ 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9। ठीक हो गया, तो इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं एक काम कर लूँ, -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 5y माइनस 4x, क्योंकि उस साइड पे -9 है, मैं उससे जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। तो चलो ये आ जाएगा 5y माइनस 4x इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 45। दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया कि 5y माइनस 4x इक्वल टू 9। अच्छा, तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, जो पहला इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, उसको मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक हो गया, तो अगर 4 के साथ उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो आ जाएगा 4x प्लस 4y, क्योंकि 4 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 180। तो ये वही इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय 4। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 को अभी मैंने क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है ये वाला जो इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -4x प्लस 5y इक्वल टू 9। क्यों इनको ऐड कर रहा हूँ, ताकि एक मेरे पास कोई अननोन वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो अगर इनको दोनों को मैं ऐड करूँगा 4x के साथ कैंसिल आउट, 9y इक्वल टू 189, डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 9, सो y इक्वल टू 21। अच्छा, y इक्वल टू 21 जब आ गया तो अभी मैंने किसी भी एक इक्वेशन में से इसे पुट कर लेना है, या तो इसी इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में या इसी इक्वेशन 1, लेकिन सबसे आसान मुझे यही लग रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 45, तो उसमें मैं पुट कर लेता हूँ x प्लस वाई की जगह 21 इक्वल टू 45। दिस एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 45 माइनस 21
दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 24। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आ गए वो क्या है, एक है 21 और दूसरा है 24। तो यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा 126, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 21 एंड 24। Moving towards 127, a man is 5 times as old as his son now। अच्छा, तो अब भी वो अपने लिए पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्लियर। A man is 5 times as old as his son। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि man is 5 times as old as his son। So man is equal to 5s आ गए। नेक्स्ट 4 years ago, 4 years ago इनकी एजेस क्या थी, मैन की एज थी मीन्स कि m-4, सन की एज थी -4। जो भी एज थी उनमें से 4 माइनस कर दो, 4 साल पहले इन दोनों की एजेस यही थी। 4 years ago the product of their ages was 52। तो इसकी एज ये थी और इसको अगर हम प्रोडक्ट कर ले दोनों को तो ये किसके इक्वल आ रहा था, 52 के। अच्छा, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो अभी हमने m और s को सिंपल फाइंड करना है। दो इक्वेशंस है, इनमें से दो वेरिएबल्स है और दोनों वेरिएबल्स हमने क्या कर लेने हैं, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला m-4 इंटू s-4 इक्वल टू 52। तो अगर m को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो आ जाएगा ms माइनस 4m, ठीक हो गया, और फिर -4s और नेक्स्ट आ जाएगा -4 इंटू -4 तो +16, ठीक हो गया, इक्वल टू 52। तो ये मेरे पास आ गया एक इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ ms -4m -4s इक्वल टू 52 -16 उस साइड चला जाएगा तो वो आ जाएगा 36 के इक्वल। अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ कि m की जगह या s की जगह एक मीन्स कि इसको मैं रिड्यूस करता हूँ वन वेरिएबल में। तो यहाँ पे मुझे क्या हेल्प आउट करेगा, ये वाले इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे m इज इक्वल टू 5s, तो यहाँ पे हर जगह मैं पुट कर लेता हूँ इस इक्वेशन 2 में m इज इक्वल टू 5s, ठीक हो गया, क्योंकि एक वेरिएबल में इसको मैंने रिड्यूस कर। तो 5s यहाँ पे आ जाएगा इंटू s -4, m की जगह क्या आ जाएगा 5s -4s इक्वल टू 36। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू s स्क्वायर -20s -4s इक्वल टू 36। अच्छा जी, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 5s स्क्वायर -24s -36 को इस साइड अगर शिफ्ट कर लूँ तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अच्छा, अभी मैंने एक काम करना है, 5 अगर मैं 136 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ अपने एक साइड पे लिख लूँगा तो इससे तकरीबन बन जाता है 180 स्क्वायर और -24s है। तो अभी दो फैक्टर्स मैंने ऐसे ढूंढने हैं कि जिसके एडिशन से -24s आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से 180 आ जाए। तो इस तरह के मेरे पास होंगे 24 और साथ में 6, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर हाँ 6 और 30, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 5s स्क्वायर प्लस 6s -30s, तो इन दोनों के एडिशन से क्या आएगा, -24 आ रहा है, ठीक है, और इनके मल्टीप्लिकेशन से 180 स्क्वायर भी आ रहा है, -36 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर मैं 5 तो कॉमन नहीं, s अगर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 5s प्लस 6, ठीक होगा, और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ -6 तो यहाँ भी आ जाएगा 5s प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, अभी 5s प्लस 6 दोनों से अगर कॉमन ले लूँ और s -6 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो इधर
5s plus 6 equal to 0 or s minus 6 equal to 0. This implies that s is equal to plus 6. ये एक वैल्यू आ गई, और अगर इस दूसरे को हम सॉल्व कर ले, दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू माइनस 6/5. तो ये नेगेटिव भी आ रही है और फ्रैक्शन में भी, मीन्स कि ये हमारे पास, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं, ये एज नहीं हो सकता. सन का एज क्या है? सन का एज है 6 years राइट नाउ. अभी उसकी एज है 6 साल. ठीक हो गया. लेकिन फादर का एज क्या होगा? तो यहाँ पे हमने पहले ही इक्वेशन में देखा था कि मेन एज इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ सन एज. 5 into 6 दैट विल बी इक्वल टू 30 years. ठीक हो गया. तो फादर का एज आ गया 30 और उसका 6. सो 127 का सोल्यूशन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 6 and 30. नेक्स्ट क्वेश्चन 128. John is 4 years older than David and Joe is 2 years younger than David. If the sum of their age is 41, how old will John be in 8 years time? अच्छा, थोड़ी सी अपने लिए यहाँ पे भी जगह क्लियर कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन में कम्प्लेक्सिटी ना बने. अच्छा, इसको बल्कि टोटली क्लियर कर देते हैं ना, साफ हो जाए, ताकि हमारे पास अगले जितने भी सॉल्यूशंस है तो उनके लिए जगह क्लियर हो. ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इस पे जब आप लोग थोड़ा ध्यान करेंगे, इसको थोड़ा टाइम देंगे, तो तभी ये समझ में आएंगे. इसके अलावा इसका कोई और रास्ता है नहीं. और ये है भी बेसिक्स है, इससे और मज़ीद आसान नहीं आ सकते, क्योंकि ये CSS का एग्ज़ाम है, कोई इतना आसान भी नहीं होता. अच्छा, सो जॉन इज़ 4 years ओल्डर देन डेविड. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जॉन इज़ 4 years ओल्डर देन डेविड. तो डेविड के साथ अगर मैं 4 ऐड कर लूँ तो वो क्या आ जाएगा? जॉन का एज आ जाएगा. अच्छा, एंड जो इज़ 2 years यंगर देन डेविड. अभी जो, वो भी जो, तो उसको मैं टोटल जो लिख लेता हूँ. 2 years यंगर है, तो डेविड में अगर मैं -2 करूँ तो फिर वो जो का एज बन जाएगा. अच्छा अच्छा. इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 41, तो इनका समेशन क्या है? मीन्स कि ये जो है जॉन प्लस डेविड प्लस जो, इन तीनों के एजेस का समेशन है 41. तो ये टोटल हमारे पास आ गए 41 के. अच्छा, आगे हमसे क्या रिक्वायर्ड क्या है कि हाउ ओल्ड विल बी जॉन इन 8 years टाइम. तो जॉन की एज हमसे मांग रहे हैं 8 साल बाद. मीन्स कि 8 साल तो चलो लास्ट में ऐड कर लेंगे. अभी प्रेजेंट एज तो पहले फाइंड कर ले. प्रेजेंट एज हमारे पास जॉन की आ जाएगी. इस जे की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. जे की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि उनमें से 8 साल ऐड कर देने हैं. तो चलो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा. अभी इधर अगर हम देख ले इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने सारा जे ही कर देना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जे ही रिक्वायर्ड है. तो डी की जगह मैं अगर इधर देख लूँ तो इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू J-4. एक आ गया. इसी तरह से जो का तो डायरेक्ट गिवन है कि वो हमारे पास क्या है? D-2 के इक्वल है. अच्छा, लेकिन यहाँ पे डी की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लेके जाऊँगा? इधर मैं लिख लूँगा जो इज इक्वल टू D-2, लेकिन D यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया कि वो J-4 के इक्वल है. तो मैं लिख लूँगा J-4 -2. दिस इम्प्लाइज दैट जो इज इक्वल टू J-6. अभी मेरे पास कौन से इक्वेशन आ गए? एक ये इक्वेशन आ गया और दूसरा वाला ये इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में. सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट जे तो अपनी जगह जे आ जाएगा, प्लस डी की जगह क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा J-4. तो J-4 आ जाएगा. जो की जगह भी मैं क्या लिखूंगा? J-6 इक्वल टू 41. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 2J और ये J, तो 3J -10 इक्वल टू 41. दिस इम्प्लाइज दैट 3J इज इक्वल टू 51. ठीक हो गया. अभी दिस इम्प्लाइज दैट J इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 3. तो
तो ये आ जाएगा 17। प्रेजेंट एज अभी कितनी आ गई इसकी 17 ईयर्स, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स इसकी एज कितनी होगी 17 प्लस 8 ईयर्स, 8 साल बाद इसकी एज बन जाएगी हमारे पास 25 ईयर्स। ठीक हो गया। सो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। 128 में आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, व्हाट इंटीजर वैल्यूज कैन n हैव गिवन द इनइक्वालिटी -7 इज लेस देन 4n इज लेस देन और इक्वल टू 8। अच्छा, तो इसका भी हमने क्या करना है, सोल्यूशन करना है। यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा ये क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, ये सारा बल्कि साफ हो जाए तो फिर मिक्सअप नहीं बनेगा। चलिए इतना ही काफ़ी है। इनइक्वालिटी अभी हमारे पास क्या है, तो इनइक्वालिटी है कि 4n इज ग्रेटर देन, 4n क्या है, ग्रेटर देन 7 है, एक आ गया। फिर 4n इज लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। चलो, ग्रेटर देन 7 है। इसका मैं ये कर सकता हूँ कि n इज ग्रेटर देन 7/4। ठीक हो गया। ये मेरे पास एक आ गया, या यहाँ पे सॉरी -7 है। ठीक है, -7 है तो यहाँ पे -7 आ जाएगा और यहाँ पे भी -7, मीन्स कि -7/4 से ये ग्रेटर है। इसी तरह से n इज लेस देन और इक्वल टू 8/4 मीन्स कि 2, क्योंकि 4 2 डायरेक्ट। अभी -7/4 को अगर मैं थोड़ा सा, तो इससे -1.75 भी आ जाता है, -1.75। ठीक है, ये वाला थोड़ा साफ कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ हमारा भी यही क्वेश्चन चल रहा है इसी टाइम। अच्छा, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि क्या है, n ग्रेटर देन -1.75 है और लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो अब ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स कि 2 भी हो सकती है। 2 से कम जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है, 1 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है। लेकिन -1.75 से ग्रेटर होगा तो -2 नहीं हो सकती, क्योंकि -2 पे उससे लेस आ जाते हैं। तो यही वैल्यूज हो सकती है n की। यहाँ पे अभी मैं अगर देख लूँ तो -1 0 1 2, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student spends 15% of his scholarship grant on food and 45% on tuition. After spending 50% of the remaining grant on his hostel fee, he is left with 8,000 rupees only. How much is his scholarship grant? अभी टोटल हमने स्कॉलरशिप ग्रांट उसका कैलकुलेट कर लेना है। तो पहले ये जगह थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको सारा मिटा देते हैं। अच्छा, ये बल्कि सारा ही क्लियर कर लेंगे, चलो जगह साफ हो जाएगी। A student spends 15% ऑफ स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ 15% ऑफ स्कॉलरशिप, ये स्पेंड कर रहा है किस चीज़ पे, फूड पे, और 45% ऑन ट्यूशन। तो इसके साथ अगर मैं 45% भी ये स्पेंड कर रहा है स्कॉलरशिप का, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर कहाँ पे, ये ट्यूशन पे स्पेंड कर रहा है। आगे फिर है कि आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग ग्रांट ऑन हिज हॉस्टल फी, इसने ये टोटल कितना पेमेंट किया या कितना स्पेंड किया, तो 45% प्लस 15% ऑफ स्कॉलरशिप। तो इसने टोटल मीन्स के अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो 60% इसका बन जाएगा। तो इसने 60% ऑफ स्कॉलरशिप पेमेंट कर दी। ठीक हो गया, ये इसने स्पेंड कर दिया या पेमेंट कर दिया जो भी, तो इसने 60% ऑफ स्कॉलरशिप लगा लिया। अभी रिमेनिंग इसके साथ कितना बनता है, 40%। तो 40% का फिर ये क्या कर रहा है कि आधा हिस्सा
उसका आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग ग्रांट इसके पास कितना था 40%, उसका ये 50% दोबारा से स्पेंड कर रहा है हॉस्टल फी पे, मीन्स कि वो 40% का क्या है उसका अगर मैं 50% निकाल लूँ, 50% ऑफ 40% ये स्पेंड कर रहा है, 60% तो ऑलरेडी स्पेंड कर दिया, फिर 40% जो स्कॉलरशिप का है उसका 50% हॉस्टल फी पे ये स्पेंड कर रहा है। तो ये इसकी टोटल क्या है पेमेंट्स है या एक्सपेंडिचर है। तो ये इसकी टोटल एक्सपेंडिचर है। ही इज लेफ्ट विद 8000 ओनली। तो ये जितनी एक्सपेंडिचर है इसको मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एक्स। तो ये इसने एक्सपेंड कर लिया, मीन्स कि स्कॉलरशिप में से ये एक्सपेंडिचर इसका अगर मैं निकाल दूँ तो इसके पास कितने पैसे बचते हैं 8000 ओनली। तो ये इसकी एक्सपेंडिचर आ गई और ये इसका मीन्स कि टोटल स्कॉलरशिप था। तो ये असल में हमने क्या फाइंड करना है एस की वैल्यू, ये स्कॉलरशिप हमने टोटल फाइंड करना है, ये उसका एक्सपेंडिचर आ गया और उसके पास बचते कितने हैं आर एस ओनली 8000। अच्छा, तो अगर हम पहले इसको देख लें, यही वाला जो इक्वेशन है 60%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 ऑफ एस, ठीक हो गया। इसी तरह प्लस 50% को मैं लिख सकता हूँ 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 0.6 एस प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 जब हम करेंगे तो 0.2 एस आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो इसको मैं फर्दर कर सकता हूँ 0.8 एस इज इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अभी एक्स की जगह मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 में, तो एस माइनस 0.8 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0.8 ऑफ एक्स, सॉरी ये था एस, एक्स इज इक्वल टू 0.8 एस यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। तो 0.8 एस इज इक्वल टू आर एस 8000, ठीक होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 0.8 0.2 एस इज इक्वल टू आर एस 8000। दिस इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाई 0.2, सो इससे बन जाता है आर एस 40,000, ठीक होगा। सो आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, MCQs number 130. So the right option is option B. Next question. Find the value of a square plus b square when a plus b equal to 5 and ab equal to 6. Very easy, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, a square plus b square हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो एक सिंपल फार्मूला है कि a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square plus 2ab, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम 131 को देख ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 5, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है और साथ में हमारे पास ए बी की वैल्यू 6 गिवन है, तो प्लस 2 6 12 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा, ठीक होगा। 25 माइनस 12 अगर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 12 तो 13। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Next question. When the equation y is equal to x square plus 8x minus 5 is written in the form of x plus a whole square plus b, then a is, अच्छा, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि ये वाला इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं पहले। y is equal to x square plus 8x, y is equal to x square plus 8x minus 5। तो इसको अगर हम देख ले तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4x, ठीक हो गया 2ab। अच्छा, इसके साथ अभी हमने क्या करना है, 4 स्क्वायर ऐड करना है और माइनस 4 स्क्वायर माइनस करना है, चूँकि ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं।
तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ये मैंने वैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2ab बन रहा है, तो मैंने एक दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बना देना है और साथ में -5 उसी तरह ही आ जाएगा। तो अगर मैं इसी को देख लूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इसका मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 होल स्क्वायर। और दूसरा अगर -4 स्क्वायर -16 -5 आ जाएगा तो इससे जो भी वैल्यू बनती है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मीन्स कि -21 आ जाएगा। और x प्लस 4 होल स्क्वायर तो एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा -21। ये मेरे पास आ गया फाइनल जो इक्वेशन है। अभी हमसे क्या पूछा गया था कि यहाँ पे इस फॉर्म में आपने ये इक्वेशन लिख लेना है। इसी फॉर्म में तो लिख लिया। यहाँ पे उन्होंने कि x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी, तो ये वैसे प्लस -21 भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये b की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, प्लस a की वैल्यू होल स्क्वायर यार। तो a यहाँ पे किसको रिजेंबल कर रहा है? एक्चुअली a रिजेंबल कर रहा है 4 को, तो यहाँ पे a की जगह मैं लिख सकता हूँ 4। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन which is यहाँ पे 133. Find the value of x when a is equal to 2 pi plus y into x square where a is equal to 36, y is equal to 2.7. Very easy. यहाँ पे हमने a और y की वैल्यू पुट कर लेनी है और सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा अपने लिए जगह साफ कर लें, फिर इसको कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा, ये क्लियर कर लेते हैं, ये भी क्लियर कर लेते हैं सारा का सारा। एक मिनट। अच्छा, ये हो गया क्लियर। अभी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। एक मिनट, ये सारा क्लियर हो जाए ना एक बार में, तो चलो फिर आसानी रहेगी बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो ये है 133। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। a इज इक्वल टू 2 पाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। a इज इक्वल टू 2 पाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी a की वैल्यू और y की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 36 और 2.7। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 36 इज इक्वल टू 2 पाई प्लस यहाँ पे वैल्यू थी 2.7, यस 2.7 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो 2 पाई इसको मैं लिख सकता हूँ 3.14। ठीक है, तो 2 इंटू 3.14 6.28 आ जाएगा, प्लस 2.7 इंटू एक्स स्क्वायर उस तरह ही आ जाएगा, 36 अपनी जगह आ जाएगा। अच्छा, 6.28 प्लस 2.7 अगर हम कर ले तो इससे बन जाता है 8.98 एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 36, सो सॉरी बाय 8.98, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। अंडर रूट दोनों साइड्स का ले लेंगे तो उससे हमारे पास आंसर बन जाता है 2। यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो 133 का ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 134। एट अ फुटबॉल मैच द प्राइस ऑफ चाइल्ड टिकट इज Rs 240 लेस देन द एडल्ट टिकट। अच्छा, तो प्राइस ऑफ जो चाइल्ड टिकट है वो क्या है? लेस देन एडल्ट टिकट। मीन्स कि एडल्ट से अगर मैं क्या कर लूँ, माइनस कर लूँ 240, सो दैट विल बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द चाइल्ड टिकट। ठीक है। अच्छा, 134 को हमने देखना है। देयर आर 18,500 एडल्ट्स एंड 2,500 चिल्ड्रन अटेंडिंग द मैच। तो टोटल अभी मैं लिख लेता हूँ 1500 एडल्ट्स हैं प्लस 2,500 चिल्ड्रन हैं। ठीक हो गया, तो ये तो टोटल आ गए। अच्छा, attending the match, total amount paid per tickets is
R is 41,400,000 41,400,000 ये टोटल है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन एडल्ट टिकट? तो यहाँ पे अगर ये लोग इतने अटेंड कर रहे हैं 18,500 एडल्ट प्लस 2,500 चिल्ड्रंस, तो इनकी वो प्राइस आ जाती है 41,400,000। ठीक हो गया, इतनी इनकी प्राइस है। तो एक एडल्ट की टिकट की कितनी प्राइस होगी? तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक काम कि यहाँ पे सबसे पहले दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे सी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा, सॉरी बस ठीक है, ये वाला ठीक है, इसी को ही मैं उधर पुट कर लेता हूँ। सी की जगह मैं a इंटू a माइनस 240 पुट कर लूँगा इसी नीचे वाले इक्वेशन में। इसी को मैं अगर इक्वेशन 1 लिख लूँ ना, तो यहाँ पे मैं भी पुट करूँगा। यहाँ पे आ जाएगा 18,500 एडल्ट आ गए, फिर 2,500 और सी की जगह मैं क्या लिखूँगा? 2,500 और a माइनस 240 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 41,400,000 ये आ जाएगा। अभी इसको हमने सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 18,500 एडल्ट प्लस 2,500 एडल्ट माइनस 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 240 अगर हम कर लेंगे तो इससे हमारे पास एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले चूँकि सब में 0 0 से इस इक्वेशन को मैं एक मरतबा रीराइट कर लेता हूँ। कैसे? आप लोग के आसानी के लिए देखना। ये है 2,500 इंटू a माइनस 240 आ गया। ठीक हो गया। तो ये दो फैक्टर इस साइड पे है, फिर इस साइड पे मेरे पास क्या है? 41,400 और साथ में 000। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ इसी फैक्टर में भी 2 0 से, इसी में भी 2 0 से, उसी में भी 2, तो ये वाले 2 zeros कैंसिल आउट, मीन्स कि सबको मैं 100 पे डिवाइड कर लेता हूँ और इसी के भी ये 2 zeros कट जाएंगे। ठीक होगा, थोड़ा सा इक्वेशन आसान हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 185 एडल्ट प्लस 25 एडल्ट माइनस, मैं अभी क्या कर लेता हूँ 25 को 240 के साथ उधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इससे आ जाएगा 6,000 ओनली, और उस साइड मेरे पास रह जाएगा 41,400,000 ओनली। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 125 प्लस 25 इससे बन जाता है 210, 210 एडल्ट विल बी इक्वल टू 41,400,000 और फिर माइनस 6,000 को साइड अगर मैं शिफ्ट कर लूँ तो ऐड हो जाएगा और इससे आ जाएगा 420,000। ठीक हो गया। अभी दोनों साइड्स को अगर मैं 210 से डिवाइड कर लूँ, सो द प्राइस ऑफ एडल्ट टिकट विल बी इक्वल टू 2,000 ओनली। ठीक होगा। तो यहाँ पे भी हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। The question was 134, so the right option is option C, R is 2000. Next question 135. Name the regular polygon that has an exterior angle of 36 degree. शुक्र है, बड़ा आसान। ऑप्शन सी डेकागॉन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं था। 136. What is the perimeter of a semicircle lake having a radius of 700 मीटर? जिस तरह स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया वही सेम यहाँ पे दोबारा आया हुआ है। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और 700 मीटर रेडियस गिवन है। तो पेरीमीटर की जो मेरे पास इक्वेशन थी वो क्या थी? पेरीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू पाई आर प्लस 2 इंटू आर। ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। ठीक है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ, अगर आर उससे कॉमन ले लूँ तो पाई प्लस 2, और यहाँ पे रेडियस कितना गिवन था? 700 सेंटीमीटर। तो इंटू पाई प्लस 2 मीन्स कि 3.14 प्लस 2, तो ऐसे आ जाएगा 5.14 अप्रोक्सीमेटली। 5.14 मल्टीप्लाइड बाई 700 इससे बन जाता है 3.59 किलोमीटर। ठीक हो गया, क्योंकि हमें 700 मीटर गिवन था, 700 मीटर था तो इधर 359 मीटर आ जाता है। चलो उस तरह लिख लेता हूँ ना ताकि मुश्किल ना हो। 359 मीटर आ जाता है। ठीक हो गया। तो अभी अगर हमने क्या करना है 3590 मीटर,
तो इतना आ जाता है, क्योंकि 700 मल्टीप्लाई बाई 5.14 अगर हम करेंगे तो इससे 3590 आ जाता है। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर अभी किलोमीटर में शिफ्ट करना है तो 1 2 3 प्लेसेस हमने मीन्स कि 3.59 कर लेना है, तो ये किलोमीटर बन जाएगा। अच्छा, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कर सकता हूँ 3.6 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलना है। ऑप्शन में गिवन क्या है अगर हम देख ले तो यहाँ पे है 3.6 किलोमीटर, बाकी है 2.9 127.4, तो उसके करीब सिर्फ यही बनता है अप्रोक्सीमेट। तो 3.59 या 3.6 तकरीबन एक जैसे एक ही वैल्यू है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total surface area of cylinder having a radius of 3.5 cm and height of 5.5 cm? रेडियस हाइट गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने भी फाइंड करना है। यहाँ पे अगर मैं कर लूँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सो दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसका फॉर्मूला है 2 पाई इंटू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस रेडियस स्क्वायर, ये फॉर्मूला। बस सिंपल यही फॉर्मूला अगर हमें आ गया तो उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करनी है, इसमें और तो कुछ नहीं है। रेडियस की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 पाई इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट की वैल्यू क्या है 5.5 सेंटीमीटर प्लस 5.5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई अपनी जगह पे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, इससे आ जाता है 19.25 प्लस 5.5 नहीं सॉरी यहाँ पे रेडियस, ये हाइट 5.5 है। ठीक है, एक मिनट इसको देख ले थोड़ा चेक, हाइट यहाँ पे मैंने 5.5 लिखा था और ये रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन हमसे रॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे रेडियस इस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस को मैं क्या कर लेता हूँ 3.5, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ये 5.5 नहीं है बल्कि 3.5, तो 3.5 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो उससे बन जाता है 12.25। अच्छा, 19.25 प्लस 12.25 अगर मैं दोनों क्या कर लूँ एड अप कर लूँ तो उससे आ जाता है मेरे पास 31.5। अच्छा, अगर 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे बन जाता है 197.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक भी 3.5 सेंटीमीटर था दूसरा भी 5.5, 197.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अभी ऑप्शंस देख लेते हैं कि हाँ है या नहीं। 197.9 या 198 वन एंड द सेम थिंग, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, द लाइट्स एंड ब्रेक्स ऑफ 30 बाइसाइकिल्स वर टेस्टेड। अच्छा, लाइट्स और ब्रेक्स 30 बाइसाइकिल के टेस्ट कर दिए गए। 27 बाइसाइकिल्स पास्ड द लाइट एंड 21 पास्ड द ब्रेक्स टेस्ट। अच्छा जी, द लाइट एंड ब्रेक्स बोथ फेल्ड ऑन वन बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल पे दोनों फेल हो गए। हाउ मेनी बाइसाइकिल्स पास्ड बोथ टेस्ट। सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट को देख ले तो लाइट एंड 30 बाइसाइकिल, टोटल कितने हैं हमारे पास 30 बाइसाइकिल। पहले तो ये थोड़ा सा अपने लिए जगह दोबारा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। अच्छा, तो टोटल हमारे पास बाइसाइकिल्स जो है टोटल वो कितने हैं 30 बाइसाइकिल्स, इन पे टेस्ट कर लिए गए। इसमें से अभी लाइट टेस्ट और ब्रेक टेस्ट है, तो यहाँ पे है कि 27 बाइसाइकिल्स पास्ड द लाइट टेस्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लाइट का जो टेस्ट है वो कितने बाइसाइकिल्स हैं 27 बाइसाइकिल्स पास्ड। अच्छा, और 21 पास्ड द ब्रेक टेस्ट, जो ब्रेक टेस्ट है वो 21 ने पास कर लिया। अच्छा, यहाँ पे फिर और क्या है कि द लाइट एंड ब्रेक्स बोथ फेल्ड ऑन वन बाइसाइकिल। हमारे पास एक बाइसाइकिल इस तरह है कि लाइट टेस्ट प्लस ब्रेक टेस्ट दोनों फेल हो गए, किस पे एक बाइसाइकिल पे। टोटल कितने थे टोटल 30 थे, उसमें से एक बाइसाइकिल ऐसा था कि जिसने दोनों टेस्ट फेल कर लिए। ठीक हो गया, तो मीन्स कि
दोनों टेस्ट जिसने फेल कर लिए 30 में से अगर मैं एक माइनस कर लूँ तो 29/सेकंड बच जाते हैं जिन्होंने टेस्ट पास किए हैं। इनमें से मीन्स कि 29 अभी बच गई, मीन्स कि ये एक तो सिरे से निकल गया, ये वाला इसने तो दोनों फेल कर लिए, ये तो सिरे से निकल गया। अभी हमने देखना है कि लाइट टेस्ट कितने बाइसेकल्स ने पास किया है, वो 27 ने। फिर ब्रेक का टेस्ट कितने ने पास किया है, वो 21 ने। तो 29 में से अभी पहले मैं अगर देख लूँ लाइट टेस्ट कितनों ने पास किया है, 27 ने। अच्छा, तो 29 से अगर मैं 27 माइनस कर लूँ, मीन्स कि 2 बाइसेकल इस तरह है कि जिन्होंने लाइट टेस्ट किया है उन्होंने फेल किया है। 2 बाइसेकल्स ने लाइट टेस्ट फेल किया है, लेकिन वो 2 बाइसेकल्स उन्होंने ब्रेक टेस्ट फेल नहीं किया, क्योंकि एक बाइसेकल वो जिसने दोनों फेल किए थे वो हमने निकाल दिए। मीन्स कि ये लाइट टेस्ट तो इन्होंने फेल कर लिया 2 बाइसेकल्स ने। तो जब 2 बाइसेकल ने ब्रेक टेस्ट अभी कितनों ने पास किया है, 21 ने पास किया है। उनमें से ये 2 भी इंक्लूडेड थे जिन 2 ने क्या किया था, लाइट टेस्ट फेल किया था। ठीक हो गया। तो 21 में से अगर मैं ये 2 निकाल दूँ तो ब्रेक टेस्ट बाकी कितनों ने पास किया है, 19 ने। अभी ये ब्रेक टेस्ट जिन 19 ने पास किया हुआ है तो उन्होंने लाइट टेस्ट भी पास किया है। ठीक है, क्योंकि लाइट टेस्ट टोटल कितनों ने पास किया था, 27 नंबर ने। 27 नंबर ने चूंकि ये लाइट टेस्ट पास किया था, फिर हमने देख लिया कि 27 में से 2 ने फेल किया था। जो 2 ने लाइट टेस्ट फेल किया था तो उसमें से मीन्स कि टोटल 29 बचते थे, 29 में से 2 ने फेल किया था, तो मीन्स कि ये जो 2 लाइट टेस्ट फेल कर चुके थे ये वाले भी ब्रेक टेस्ट पास कर चुके थे। मीन्स कि ब्रेक टेस्ट अभी 19 ने पास किया है और उन ही 19 नंबर वालों ने लाइट टेस्ट भी पास किया है। तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है that is कि how many bicycle passed both tests, so that is 19. Option A is the right option. 139. A box contains 8 red, 6 green and 7 blue toys. One of the toy is randomly picked. What is the probability that the toy picked is neither red nor green? अच्छा, तो अभी हमारे पास 8 रेड है, 6 ग्रीन है, 7 ब्लू टॉयज है। इसको पहले थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ये सारा हो गया एकदम से साफ। अभी इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम पहुँचे थे 139 तक। सो अ बॉक्स कंटेन 8 रेड, 6 ग्रीन और 7 ब्लू टॉयज। 8 क्या है, रेड है, 7 ग्रीन और 6 ग्रीन और 7 ब्लू, 6 ग्रीन और 7 ब्लू टॉयज। टोटल टॉयज हमारे पास कितनी बन गई, 8 + 6 + 7, सो टोटल टॉयज इज इक्वल टू 21। हाँ, इस तरह ही 21 बनेगी। ठीक होगा। अच्छा, तो one of the toy is randomly picked. What is the probability that the toy picked is neither red nor green? तो ग्रीन और रेड नहीं है, इट मीन्स कि ब्लू होगा। तो ब्लू क्या है, इट मीन्स कि उसकी प्रोबेबिलिटी 7/21 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 140. P is brother of Q and R. S is mother of R and T is father of P. Which of the following statement is not exactly true? अच्छा, तो इधर हमने भी क्या करना है, अपने लिए एक स्केच बनाना है, फैमिली ट्री बनानी है। फैमिली ट्री का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें कि P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R। अभी मैं इधर बना देता हूँ, ये साफ कर लेते हैं। P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R। अच्छा, Q और R और P के साथ मीन्स कि ये ब्रदर है, तो इसके साथ में लिख लेता हूँ साथ में मेल या ब्रदर या कुछ भी। तो मेल इसलिए मैंने लिख लिया ताकि मुझे पता चले। तो Q और R का क्या है, ब्रदर है। अच्छा जी, S इज मदर ऑफ R। अभी R की जो माँ है, R यहाँ पे है, तो इसकी माँ S है, इसको मैं फीमेल लिख लेता हूँ। ठीक होगा। और ये आपस में मीन्स कि ये ब्रदर है, Q और R उनके सिस्टर्स भी हो सकती है या ब्रदर्स भी, इसका अभी तक नहीं बताया गया।
एंड टी इज फादर ऑफ पी। अभी जो पी है इसका फादर कौन है, वो है टी, वो है मेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपस में मियाँ बीवी है। फिर इनके ये तीन क्या है, बच्चे हैं, 1 2 और 3, ये 3 इनके बच्चे हैं। एक तो ये आ गया मेल और इन दो का अभी नहीं बताया गया। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। टी इज क्यूज फादर, यहाँ पे अगर हम देख ले तो टी क्या है, क्यों का फादर है, ठीक है ये वाला। तो पी इज एस सन, तो पी क्या है, हाँ एस का बेटा ही है क्योंकि ये मेल है और वो उसकी माँ है एक तरह से, तो उसका बेटा ही है। एस इज पीस मदर, तो एस क्या है, पी की माँ ही है, ठीक हो गया। और क्यों इज टी सन, तो क्यों टी का सन है। अच्छा, यहाँ पे भी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये फीमेल भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ऑर्डर दैट दे अकर इन डिक्शनरी। अच्छा, 5 वर्ड्स है यहाँ पे, डिक्शनरी में कैसे गिवन होते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि कहाँ पे डिफर कर रहे हैं। तो ए पी, इसमें भी ए पी तो सब में है, ए पी तो आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मिनट अपने लिए लिख लेते हैं, इधर ए बी सी लिख लेते हैं, इधर लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक हो गया। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ये आ गया हमारे पास कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के। तो अभी अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स देख, हमेशा डिक्शनरी में ए सबसे पहले हो, फिर उसके बाद बी आएगा, सी डी, इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख लेना तो इसमें ए पी तो इसमें भी है, सब में है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी ए पी है और दूसरे में भी ए पी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। लेकिन फिर उसके बाद इसमें पी है, इसमें ओ है, इसमें पी है, इसमें ओ है। तो अभी ओ और पी को अगर हम देख ले, इसमें पहला कौन सा आ रहा है, तो ओ पहले आ रहा है, इसी वजह से वो पहले डिक्शनरी में होगा। तो यहाँ पे 3rd नंबर जो है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। मीन्स कि ये वाला 2 यहाँ पे पहले है, 2 यहाँ पे, तो ये तीनों एमसीक्यूज नहीं है। हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। हमें डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 2nd नंबर है इसका, ए पी ओ, ये वाला एपोस्टेट जो है ना, ये 2nd नंबर है। तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है, या ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ठीक है, या ऑप्शन डी हो सकता है। तो 2 सबसे पहले आ गया। अभी हम आगे देखेंगे कि 2 तो सबसे पहले आ गया। अभी इसके बाद क्या है, इसमें ए डबल पी है, इसमें भी ए डबल पी है, इसमें भी ए डबल पी है। अच्छा, तो उसके बाद फिर अगर मैं देख लूँ तो इसमें ए है, इनका अभी एक दूसरे के साथ क्या है कि एक तरह से कंपटीशन है। इसमें ओ है और इसमें भी ए है। तो ओ चूंकि मुझे पता है कि ए के बाद है, तो 4 और 1 का कंपटीशन आ गया। ये ओ सबसे लास्ट में, मीन्स कि 3 तो बिल्कुल एंड पे आ गया। तो मीन्स कि ये ऑप्शन बी भी निकल गया, ऑप्शन बी भी नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन सी निकल गया था। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो ऑप्शन सी क्रॉस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ऑप्शन बी निकल गया। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता चल गया कि 2 सबसे स्टार्ट पे है और 3 सबसे लास्ट पे है। तो इन दोनों का तो पता चल गया। अभी 1 और 4 का एक दूसरे के साथ कंपटीशन। तो ए डबल पी इसमें भी है, ए डबल पी इसमें भी है, आगे ए इसमें भी है, आगे ए इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। तो यहाँ तक तो सेम है। अच्छा, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। अभी क्या है, आगे इसमें एन है और इसमें एल है। तो एन और एल का गेम है कि एन आगे आएगा या एल आगे आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो एल पहले आ रहा है, एन बाद में। तो एल वाला जो टर्म है, ये वाला 4 पहले आएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 4 है, तो ये भी ख़त्म हो गया। ऑप्शन डी इज़ द ओनली राइट ऑप्शन। 2 4 1 3, तो ये एक्चुअल ऑप्शन मिल गया। 142, आदिल बदर, बदर है या बदार, सलमा, दाऊद एंड महक ईच हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी। सलमा हैज़ मोर मनी देन ओनली महक, बदर हैज़ more money than Dawood but less than Adil. Who among them has the highest amount of money? तो इसको भी हमने लिख लेना है अपने लिए। अच्छा, कि साइमा हैज़ more money than only महक,
अभी यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ तो साइमा हैज़ मोर मनी देन महक, ये एक आ गया। फिर बदर हैज़ मोर मनी देन दाऊद, बदर हैज़ मोर मनी देन दाऊद, बट लेस देन आदिल, लेकिन आदिल से कम है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देख लेना तो बदर के पास तो दाऊद से ज़्यादा है लेकिन आदिल से कम है। और पहले हमें यहाँ पे गिवन था कि सलमा या साइमा, साइमा हैज़ मोर मनी देन ओनली महक, महक से सिर्फ ज़्यादा है, मीन्स कि बाकी सबसे इसके पास पैसे कम होंगे, तो ये बाकी सबसे कम होंगे। सिर्फ ये ओनली जो टर्म है यहाँ पे यही हमें सारा कुछ बता रहा है कि इट मीन्स कि सलमा सिर्फ महक से उसके पास पैसे ज़्यादा है, फिर दाऊद से उसके पास ज़्यादा है, बी जो बिलाल है या बदर है उसके पास सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा है, और फिर आदिल के पास सबसे ज़्यादा है। सो हु अमंग्स देम हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, सो दैट इज आदिल, ऑप्शन सी। 143 A got more points than B but less than C. D got less points than E but more than A. If C gets less than D, then who gets the highest points? अच्छा, तो इसको भी हमने वैसे लिखना है कि A got more points than B but less than C. So A got more points than B but less than C. ये एक आ गया। फिर D got less points than E but more than A. D got more points, D got more points than E but less than, क्या था, एक मिनट, D got less points than E but more than A, less points than E, E इस साइड आएगा, ठीक है, less points than E but more than A, ए से ज़्यादा ले लिए और ई से इसके मार्क्स कम आ गए। तो ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स बन गई कि ए क्या है, ए के मार्क्स बी से ज़्यादा है, फिर सी के उससे ज़्यादा है। अच्छा, ए से फिर डी के ज़्यादा है और डी से फिर ई के ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो बी से तो ए के ज़्यादा है। अच्छा, अभी ए से सी के भी ज़्यादा है, ए से डी के भी ज़्यादा है, तो अभी इन दोनों का हम कुछ नहीं कह सकते कि ज़्यादा मार्क्स ए से तो सी के भी ज़्यादा है और ए से डी के भी ज़्यादा है, फिर डी से ई के भी ज़्यादा है, इनके बीच अभी हमें कोई नहीं पता चल रहा। तो इसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। इफ सी गेट्स लेस देन डी, अभी सी के मार्क्स क्या है, लेस है, डी से कम है, ठीक हो गया। देन हु गेट्स द हाईएस्ट पॉइंट, मीन्स कि यहाँ पे अभी मुझे इन्होंने तीसरा बता दिया कि सी के मार्क्स क्या है, लेस देन डी है, या इसको अगर मैं उलट लिख लूँ तो डी के मार्क्स ज़्यादा है सी से। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ बी से ए के ज़्यादा है, ए से फिर सी के ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक गिवन है कि सी से डी के ज़्यादा है, मीन्स कि ये ए से डी के ज़्यादा है, लेकिन सी जो टर्म है बीच में से, इसको टोटल मैं ऐसे लिखूँगा कि बी से ए के ज़्यादा है, ठीक हो गया, ए से सी के भी ज़्यादा है, डी के भी, लेकिन ए से पहले सी में लिखूँगा, फिर सी से डी ज़्यादा है और डी से ई ज़्यादा है, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट बन जाएगा। तो हु हैज़ द हाईएस्ट मार्क्स, वो आ जाएगा ई। तो यहाँ पे जब ऑप्शंस की तरफ हम आ जाते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, गिवन पी क्यू एस क्यू आर टी आर एस यू एस टी वी, व्हाट शुड फॉलो। तो आगे भी क्या आएगा यहाँ पे, अभी हम दोबारा वही देख लेते, पी क्यू एस क्यू आर टी है, तो ये मैंने वैसे लिख भी लिया था ए बी सी का। तो पी क्यू एस है, इट मीन्स कि ये है पी क्यू, फिर अगला एक आर छोड़ के क्या है, एस है, ठीक हो गया। तो ये एक आ गया टर्म। फिर दूसरा क्या है, पी क्यू एस के बाद है क्यू आर टी, तो फिर है क्यू आर और उसके बाद एस को छोड़ के टी आ गया, इस तरह से। मीन्स कि दो टर्म्स, फिर उसके बाद एक छोड़ के, फिर इसके बाद इस तरह होगा आर एस, फिर टी को छोड़ के यू होगा, ठीक है। इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आर एस यू, ठीक हो गया, फिर इसके बाद एस टी वी, इधर क्या है एस टी और यू को छोड़ के वी है, तो फिर अगला क्या आएगा, टी यू होगा और वी को छोड़ के डब्ल्यू, तो टी यू डब्ल्यू। अगला टर्म क्या आएगा इसमें से, टी यू डब्ल्यू। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट एट 6 PM द हावर हैंड points to north east, in which direction will the minute hand point at 9:15। अच्छा, तो अभी हमने पहले क्लॉक ड्रा करना है, फिर हमने उसमें से 6 बजे ड्रा करने हैं। अच्छा, इधर एक काम करते हैं,
मैं ड्रा कर लेता हूँ एक क्लॉक, उसमें से यहाँ पे है 12, 3, 6 और 9। इसमें से टाइम क्या है, इन्होंने बताया कि 6 बजे है, तो ये छोटा उस साइड होगा और जो दूसरा वाला होगा तो वो क्या होगा, 6 बजे, सॉरी 6 बजे इस तरह तो नहीं होता, 6 बजे होता है, मीन्स के मिनट्स हैंड उधर ऊपर की तरफ होगा, ये थोड़ा लंबा होता है, और हावर हैंड इधर 6 बजे की तरफ। तो ये मेरे पास एक घड़ी आ गई। फिर इन्होंने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ अपने लिए ड्रा कर लेते। ये मेरे पास आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अच्छा, तो ये मैंने ड्रा कर लिया। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है कि अ क्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल सच दैट एट 6 PM द हावर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट। अभी हावर हैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, मीन्स कि यहाँ पे अभी ये वाला जो है ये हावर हैंड है, ठीक हो गया। तो ये कौन से साइड पे है, ये है एक्चुअली इस साइड पे, नॉर्थ ईस्ट वाले साइड पे। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अभी रोटेट कर लेते हैं। कैसे रोटेट करेंगे, ये इस तरह आएगा, मीन्स कि ये 6 इस साइड कहीं पे है, ठीक हो गया। तो इसके अपोजिट क्या है, 12 आ जाएगा। फिर जब 6 उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 12 इधर आएगा, तो फिर 3 ऊपर चला जाएगा और 9 किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, इसमें ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट ड्रा कर लेते। इधर ये आ गया हमारे पास नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट। मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ अभी इस टाइम क्या है, ये हावर हैंड कौन से साइड पे है, दूसरा जो लंबा वाला बाजू है वो 12 बजे की तरफ। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन से देख लिया कि क्या था, क्वेश्चन में यही बताया गया था कि द हावर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 9:15। तो अभी अगर 9:15 हो जाए इसी घड़ी में, इसी घड़ी में मैंने 9:15 करने, 9:15 बजे, तो 9:15 बजे क्या होगा कि ये होगा मिनट हैंड और ये छोटा वाला होगा 9 की तरफ, ठीक हो गया। तो ये 9:15 बजे इसमें आ गए। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है कि हैंड पॉइंट टू मिनट हैंड। अच्छा, तो मिनट वाला जो हैंड है, मिनट वाला जो बाजू है वो किस तरफ है। तो यहाँ पे अगर मिनट हैंड को मैं देख लूँ, ये किस साइड पे है, ये है नॉर्थ वेस्ट पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हम अभी देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। The weights of 4 boxes are 20 kg, 30 kg, 50 kg and 70 kg. If a combination of boxes is made using each box only once, then the total weight of the combination cannot be. अच्छा, combination of boxes अगर हम कर ले मीन्स के यूजिंग ईच बॉक्स ओनली, तो हमने एक बॉक्स एक मीन के हमने एक कम्बिनेशन बनाना है इन बॉक्सेस का, 20 + 30, इस तरह से 20 + 50 भी हो सकता है, 20 + 70 भी हो सकता है, कुछ भी हमने एक दूसरे के साथ ऐड अप कर लेना है ताकि इसका कोई भी हमने कम्बिनेशन बनाना है। सो कम्बिनेशन ऑफ बॉक्सेस इज मेड यूजिंग ईच बॉक्स ओनली, इसमें से एक बॉक्स ओनली वंस आ सकता है। सो देन द टोटल वेट ऑफ द कम्बिनेशन कैन नॉट बी, तो इनके कम्बिनेशन का समेशन हमारे पास क्या नहीं हो सकता। अगर मैं देख लूँ 20, 30 और मीन्स कि पहले हमने 170 को अगर देखना है, तो 170 अगर मैं देख लूँ तो 70 + 50 तो और +30 + 20 मीन्स कि ये 100 आ जाएगा, 50 और 50 100 170, तो 170 kg तो हो सकता है, क्योंकि अगर चारों इकट्ठे होंगे तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देख लूँ 160 को, तो कोई इस तरह कम्बिनेशन बन सकता है, मीन्स कि अगर मैं 70 50 को एक दूसरे के साथ, तो 120 आएगा। 120 के साथ अगर मैं क्या कर लूँ, ये 120 आ जाएगा, तो इसके साथ अगर मैं 20 ऐड कर लूँ तो 140 आएगा, नहीं अगर उसके साथ 30 ऐड कर लूँ तो फिर आ जाएगा 170। हाँ, तो ये 160 एक्चुअली नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे हम देख लेना तो 70 + 50 से क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है। 120 के साथ अगर मैं 20 ऐड करता हूँ तो 140 बनता है, और अगर उसके साथ मैं क्या कर लेता हूँ 30 ऐड करता हूँ 30, तो फिर वो बनता है 150। तो मीन्स कि 150 भी आ सकता है, ये 150 भी आ सकता है, लेकिन 160 हमारे पास नहीं आ सकता,
ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, विच इज द राइट ऑप्शन। इसकी समझ आ गई, क्योंकि हमारे पास हमने कोई भी एक कम्बिनेशन बनाना है तो 150 किस कम्बिनेशन से बन सकता है कि 70 + 50 तो 120 आ जाएगा, और फिर उसके साथ अगर मैं 30 ऐड कर लूँ तो 150 इससे बन सकता है। ठीक है, मीन्स कि ये तीनों बॉक्सेस जब होंगे कम्बिनेशन में 30, 50, 70 तो उसके वेट जो हमारे पास है वो 150 kg उस टाइम बन जाएगा। इसी तरह से अगर चारों इकट्ठे होंगे तो उसका वेट 170 kg बन जाएगा, लेकिन इस तरह कोई कम्बिनेशन नहीं है जिससे 160 kg बन सकता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Next MCQ 147. The positions of the first and sixth digits in the number 5, 1, 0, 9, 2, 3, 8, 6 are interchange. अच्छा, इसका हमने इंटरचेंज कर लिया। Similarly, the position of second and seven digits are interchanged and so on. Which one of the following will be the third digit? सबसे पहले इसी नंबर को हमने लिख लेना है कि यह नंबर एक्चुअली है क्या। तो ये जगह थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं ना, ताकि यहाँ पे ये नंबर हम लिख सकें। फिर इसको हमने फर्दर जो स्टेटमेंट में गिवन है, जो कंडीशन वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, तो नंबर हमारे पास है 5, 1, 0, 9, 2, 3, 8, 6, 3, 8, 6 और फर्दर आ जाएगा 7, 4। अच्छा, ये तो आ गया सारा का सारा वर्ड। अभी इसमें से कौन से हमने फर्स्ट एंड सिक्स डिजिट, फर्स्ट डिजिट ये है और फिर सिक्स कौन सा है, तो यहाँ पे अगर मैं कर लूँ तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये 8 नंबर जो है ये वाला छठा डिजिट है। तो इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर लेना है। इंटरचेंज कैसे करेंगे, मीन्स कि यहाँ 8 आ जाएगा, 1, 0, 9, 2 तो अपनी जगह आ जाएगा, 3 भी अपनी जगह आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और फिर 6, 7, 4 आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमने एक दूसरे के साथ चेंज कर लिए। फिर सिमिलरली द पोजीशंस ऑफ द सेकंड एंड 7 डिजिट्स। तो अभी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर है सेकंड का और 7 डिजिट का, इनका हमने पोजीशन चेंज करना है। तो बाकी सारे अपनी जगह पे आ जाएंगे, मीन्स कि 8 अपनी जगह पे, 0, 9, 2, 3, 5 अपनी जगह पे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7, 4 भी अपनी जगह पे। ये तो हमने इंटरचेंज कर लिए। अच्छा, एंड सो ऑन, और इसी तरह से आगे चलता जाएगा, मीन्स कि फिर जो थर्ड वन है तो उसका 8 1 के साथ चेंज होगा, ये वाला इसके साथ अभी इंटरचेंज होगा। इसको अगर हमने इंटरचेंज करना है तो ये 8, 6 अपनी जगह आ जाएगा, 9, 2, 3, 5, 1 अपनी जगह आ जाएगा, यहाँ पे 4 भी अपनी जगह आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, अभी 7 आएगा। अच्छा, अगला अभी किसका नंबर है, अभी 9 का और 4 का है। तो इन दोनों को हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो 8, 6, 7 आएगा, 2, 3, 5 अपनी जगह आएगा, 1, 0 भी अपनी जगह, यहाँ पे लास्ट में 9 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास एक नंबर बन गया। अच्छा, तो अभी विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर अरेंजमेंट। तो थर्ड डिजिट अभी क्या है हमारे पास, राइट साइड से अगर हम देख ले तो थर्ड डिजिट राइट साइड से, ये राइट साइड है, तो फर्स्ट वन 9 है, दूसरा हमारे पास क्या है 0, तीसरा 1 है। तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है, 1 तो इसमें से है। चलो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने सही सोल्यूशन की या थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई है। 5, 1, 0 तो इधर आ गया, 5, 1, 0, 9, 2, 3, 8, ठीक है, 6, 7, 4, ये तो टोटल हमारे पास एक तरह से नंबर आ गया। अच्छा जी, तो फिर इसमें से हमने क्या करना था कि फर्स्ट वन की जो वैल्यू थी वो हमने किसके साथ शिफ्ट करनी थी, वो हमने शिफ्ट करनी थी इस छठे के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं यहाँ पे छठा 3 आ रहा है। अगर हम देख लेना तो इधर हमें गिवन था कि छठे वाले के साथ इसको चेंज कर ले, इसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है मिस्टेक हो गई। द फर्स्ट एंड 6 डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 3 हमारे पास क्या है, छठा नंबर आ रहा है, 7वां नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, इसी के साथ इसको शिफ्ट करना है। तो अगर इधर हम शिफ्ट कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3, इधर 3 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 5 इधर आएगा, 5 इधर आ जाएगा और यहाँ पे अपनी जगह पे
8 आ रहा होगा। अच्छा, अगला नंबर अभी इसका होगा 1 और इस 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे और 1 आ जाएगा 8 की जगह, 1 इधर आ जाएगा, ठीक होगा। अभी हमारे पास जो है यहाँ पे ये 6 अपनी जगह आ रहा होगा, 6 अपनी जगह होगा यहाँ पे। अच्छा, अभी अगला नंबर किसका होगा, 0 का और 6 का होगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ तो 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 0 किधर आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा और इधर ये भी, इसको मैं रेड में कर लेता हूँ, ये 6 आ गया। बाकी 9 2 3 5 अपनी जगह और इधर अपनी जगह ये 7 आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने थोड़ा इस तरह देखना है। अभी किसका शिफ्ट होगा, इस 9 का और साथ में इस 7 का, इन दोनों की जगह एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होगी। तो इन दोनों की जब इंटरचेंज होगी यहाँ पे तो अपनी जगह वो 6 अपनी जगह आ जाएगा और जिनकी इंटरचेंज होगी वो क्या आएगा, मीन्स कि 9 की जगह हमारे पास इधर 7 आ जाएगा और 7 की जगह उधर क्या चला जाएगा, इधर 9 चला जाएगा। बाकी सब की अपनी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे लास्ट में 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल नंबर आ गया। अभी राइट साइड से अगर हम थर्ड देख ले तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 men and 12 women can complete a work in 20 days. 18 women can complete the same work in 40 days. In how many days will 12 men and 27 women complete the same work? अच्छा, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले अपने लिए थोड़ी सी जगह बना देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसका सलूशन अभी हमने करना है। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ 16 men and 12 women can complete a work in 20 days। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16 men plus 12 women can complete a work in 20 days। ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा है 18 women can complete the same work in 40 days। 18 औरतें 40 दिनों में कर सकती। इन हाउ मेनी डेज 12 men and 27 men women, सॉरी 12 men प्लस 27 women कितने दिनों में करेंगी। एक्स भी इसको कह सकते हैं या इसको साइन ऑफ फिल डालोगे, मीन्स कि हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देख लूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो मेरे पास है, 18 जो औरतें हैं वो कितने टाइम में कर रही है, 40 दिनों में। अगर 40 दिनों में 18 औरतें कर सकती है तो एक औरत अगर अकेली करेगी, क्योंकि ये इकट्ठी कर रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 वुमेन इन 40 डेज। तो अगर एक औरत होगी तो मीन्स कि एक औरत अगर अकेली करेगी तो 40 को मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 40 मल्टीप्लाई बाय 18 तो वो 720 डेज लेगी, ठीक हो गया, अगर अकेली एक औरत ने करना है। और यहाँ पे हमने क्या है कि 12 वुमेन यहाँ पे भी है। तो 12 वुमेन अगर इक्वेशन नंबर 1 में है, इससे पहले हम 12 वुमेन फाइंड करें। 12 औरतें अगर होंगी तो वो कितने टाइम में करेंगी, 720 डिवाइड बाय अगर हम 12 कर ले तो इससे हमारे पास बन जाता है 60 डेज। 12 औरतें कितने दिनों में कर सकती है, 60 दिनों में। अच्छा, 12 औरतें तो यहाँ पे हमें पता चल गया या 60 दिनों में कर रही, लेकिन उनके साथ अगर 16 मेन होंगे, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देख तो फिर ये कितने दिनों में करेंगे, 20 दिनों में। मीन्स कि 16 मेन प्लस 12 वुमेन ये कितने दिनों में कर रही है, 20 डेज में। अच्छा, तो 12 औरतें अगर 20 दिन काम करेंगी, मीन्स कि ये तो अगर 60 दिन काम करेगी तो सारा काम कर लेंगी, लेकिन अगर ये 20 दिन काम करेगी तो 20 दिन में ये कितना काम कर सकती है, 60 दिन में तो 100% कर सकती है, लेकिन 20 दिन इन्होंने अभी 12 औरतों ने 20 दिन काम किया, इसी तरह 16 मर्दों ने भी उनके साथ किया, लेकिन 12 औरतों ने कितना % काम किया है। तो अभी इसका अगर हम परसेंटेज फाइंड कर लेना तो 20 इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ x% ऑफ 60।
मीन्स कि 60 दिनों में टोटल कर सकती है। इसी तरह से 20 दिनों में ये कितना काम करेगी, तो 20 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो इससे बन जाएगा 2000 इज इक्वल टू एक्स और 60 उस साइड शिफ्ट हो जाए डिवाइड बाय 60। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 33.33। तो मीन्स कि 33.33% क्या किया काम औरतों ने किया है। तो बाकी काम किसने किया है, ये 16 मर्द जो है 16 मेन, इन्होंने कितना काम किया है, 16 मेन ने काम किया है 66.66% 20 दिनों में से। तो 20 दिनों में ये अगर कितना काम कर सकते हैं 66.66%, तो 100% काम ये कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, तो अभी इसको अगर हम देख लें कि ये 66% काम कर सकते हैं 16 आदमी 20 दिनों में। तो अगर इन्होंने टोटल काम करना है, तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि 20 दिनों में ये कितना काम कर रहे हैं 66%, 66.66% कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये अगर 100% काम इन्होंने करना है तो 66.66% आप x अगर मैं कर लूँ तो इसका मतलब कि x का अगर मैं 66% ले लूँ तो वो 20 दिन आते हैं। तो इससे मेरे पास टोटल आ जाएगी कि कितने दिनों में ये 16 आदमी 100% काम कर सकते हैं। तो इधर मैं लिख सकता हूँ 66.66 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x। तो इससे मेरे पास बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 66.66 इक्वल टू एक्स, और इससे अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू बन जाती है वो है 30। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं भी देख लूँ तो 16 मेन कितने दिनों में काम करेंगे, 30 दिनों में टोटल, ये 30 दिनों में टोटल काम कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे मैंने देखा था कि 12 वुमेन कितने 60 दिनों में। तो ये भी मैं अपने लिए लिख लेता हूँ कि 12 वुमेन 60 दिनों में टोटल काम कर सकती है। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अच्छा, अभी इनमें से हमने डेज को इक्वलाइज करना है, या तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लूँ या इसको डिवाइड बाय 2। मैं इसको दूसरे वाली इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिवाइड बाय 2 नहीं करना, कि अगर 12 औरतें हैं, 12 औरतें 60 दिनों में कोई काम कर रही है, तो 30 दिनों में कितने औरतें काम करेंगी। अच्छा, अभी 12 औरतें हैं, तो औरतें अगर ज़्यादा होंगी तो काम कम दिनों में होगा। मीन्स कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लूँ, 24 औरतें होंगी, डबल होंगी औरतें, तो काम कितने में होगा, 30 दिनों में हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 24 औरतें 30 दिनों में करेंगी। इसी तरह 16 मर्द कितने में करेंगे, 30 दिनों में करेंगे। इट मीन्स कि 16 मेन इज इक्वल टू 24 वुमेन। ये हमने एक्चुअली फाइंड करना था। तो यहाँ पे अभी अगर मैं बोथ साइड्स को डिवाइड बाय 16 कर लूँ, तो 1 मेन इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 16 विच इज इक्वल टू 3/4 आर इक्वल टू 1.75। सॉरी 3/2 इज इक्वल टू 1.5 वुमेन। तो 1 मेन किसके इक्वल है, 1.5 वुमेन के। मीन्स कि एक आदमी 1.5 औरतों का काम कर सकता है। तो हमने फाइंड क्या करना था, ये वाला। इसको मैं इक्वेशन ए लिख लेता हूँ। तो मैंने अभी इस इक्वेशन में या तो मेन की जगह वुमेन लिखना है या वुमेन की जगह मेन लिखना है। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ। इसको मैं लिखूँगा 12 मेन प्लस 27 वुमेन। इसको हमने एक्चुअली फाइंड करना है। तो इसको मैं अगर कर लूँ 1 मेन की जगह 1.5 वुमेन ही लिख लेता हूँ, तो 12 मेन आ जाएगा। मेन की जगह मैं लिख लेता हूँ 1.5 इंटू वुमेन प्लस 27 वुमेन। ये मेरे पास आ गया। अभी 12 मल्टीप्लाई बाई 1.5 अगर हम कर लें, इससे 18 वुमेन प्लस 27 वुमेन बन जाएगा। ठीक होगा। 18 प्लस 27 से मेरे पास बन जाता है 45 वुमेन। अच्छा, अभी 45 वुमेन हमने एक्चुअली फाइंड करना है। 45 वुमेन किसके इक्वल है, ये 12 मेन और 27 वुमेन के इक्वल। मीन्स कि 45 वुमेन कितने दिनों में वो काम कर सकती है, दैट इज आवर सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि 12 औरतें 60 दिनों में कर सकती है। ठीक हो गया। तो 12 औरतें जब 60 दिनों में कर सकती है, ये वाला इक्वेशन, तो फिर 45 औरतें कितने में करेंगी, तो ये रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 औरतें कितने दिनों में काम कर सकती हैं,
वो कर सकती है 60 दिनों में। इसी तरह से जो हमारे पास 45 औरतें होंगी वो कितने दिनों में, तो x दिनों में। ठीक हो गया। मीन्स कि एक जिन्स की चीज़ें एक साइड पे होंगी, वुमेन एक साइड पे, डेज दूसरे साइड पे, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसी वजह से 60 इसके अगेंस्ट वाला जो था वो इधर आ गया। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो इसके अगेंस्ट वाला यहाँ पे आ जाता। ये हमारे पास रेशो प्रोपोर्शन जब हमने बना दिया, बस अभी हमारे पास मीन्स के सोल्यूशन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 45x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 60 कर लेते हैं तो इससे आंसर बन जाता है 720। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 45 कर लूँ तो इससे आंसर बन जाता है 16। सो दे विल एक्चुअली, अच्छा ये आ गया 45 60 दिनों में, तो 16 डेज में वो काम कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन किधर था, ये आ गया। सो 148 का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, 16। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, रिसर्च रिपोर्ट्स दैट तो विटामिन सी प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स। अच्छा, तो विटामिन सी प्रेजेंट इन फ्रेश fruits and vegetables is beneficial for human body. Capsule vitamin C does not have the same impact or effect on human body. Which of the following sentence would logically come next on? तो रिसर्च क्या कर रहा है, वो कह रहा है ना कि रिपोर्ट कर रहा है विटामिन सी प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज बेनिफिशियल। ये भी बेनिफिशियल है। कैप्सूल विटामिन सी डज नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, तो द सेल ऑफ कैप्सूल विटामिन सी शुड बी बैंड, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि ये तो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं ना कि उसका सेम इफेक्ट नहीं होगा। कैप्सूल विटामिन सी डज नॉट हैव सेम इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, मीन्स कि विटामिन सी जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पीपल शुड बी इनकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट विटामिन सी। सो 2 नंबर जो हमारे पास लॉजिकली अगर हम देख ले, सो ओनली ऑप्शन 2 will follow. So option B is the right option. Next question. What is the next term in the series 11, 20, 35, 56 and 83? अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देख लेना तो ये किस तरह से बन रहा है, पहले इसी को हम ड्रा कर लेते। 11 है, दूसरा है 20, फिर उसके बाद आ गया 35, फिर उसके बाद आ गया 56 और फिर है 83। तो इनका हम अभी डिफरेंस देख लेते हैं कि कोई मल्टीप्लिकेशन है या क्या है। तो 11 से 20 कैसे बन जाता है, अगर मैं +9 कर लूँ। 20 से 35 तो +15 से बन जाएगा। हाँ, अच्छा, 35 से 56 तो ये +21 करने से बनेगा। अच्छा, 56 प्लस इसमें क्या कर लूँ, तो अगर 27 कर लूँ तो 83 बन जाता। तो इसका अगला टर्म क्या होगा, अच्छा अगला टर्म हमने फाइंड करना है। व्हाट इज नेक्स्ट इन द टर्म इन द सीरीज। अगर ये देख लूँ मैं, ये 9 क्या है एक्चुअली, 9, 15, 21, 20, तो ये असल में 3 की, हाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर मैं कर दूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। हाँ, तो 3 कांस्टेंट आ रहा है, देख ले। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 कांस्टेंट आ रहा है, बाकी है 3 5 7 9। तो अगला क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 होगा। ठीक होगा, 3 कांस्टेंट और अगला 9 के बाद 10 नहीं तो 11 आएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 तो इससे आ जाता है 33। मीन्स कि अगर मैं +33 कर लूँ 83 के साथ, तो इससे जो वैल्यू बनती है दैट इज इक्वल टू 116। ठीक हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें से आएगा 83 + 33, तो वो आ जाता है 116। यस, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे इन्होंने 108 मार्क किया है, दैट इज नॉट द करेक्ट वन। ठीक हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ओवर है। टुडे वी कवर्ड अप टू द MCQs ऑफ 150। नेक्स्ट जो 50 MCQs है वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह कवर करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।